आप देख रहे हैं वुमेन डेडिकेशन। मैं तनु। आज मैं आपकी छोटी सी मुलाकात करवाऊंगी डॉक्टर शमीम शर्मा से। इन मुलाकात चाहे छोटी है पर इनका अस्तित्व बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले मैम मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आपको कल अवार्ड मिला, आप सम्मानित किए गए मनोहर मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो मैम आपको कैसा लग रहा है सम्मानित होकर? सम्मानित होना हर किसी को अच्छा लगता है। कोई लोग नहीं कहते, मेरे जैसे खुल के कह देते भी बहुत मज़ा आया। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। हरियाणा साहित्य अकादमी ने अपने इतना विशद स्तर पर एक साहित्य पर्व मनाया, जिसमें पूरे हरियाणा के साहित्यकारों का एक तरह से संगम कह सकते हैं आप, जो है ज़बरदस्त वहाँ मेला था और बहुत ही शानदार तरीके से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और महिला रचनाकार के रूप में पुरस्कृत स्वयं को होते मैंने भी देखा, तो मुझे यकीन भी नहीं था कि मैं इस योग्य हूँ, लेकिन हमारी योग्यता का आकलन दूसरे ही लोग करते हैं। साथ में मैं ये भी इसमें ऐड करना चाहूँगी कि सिरसा एक ऐसा शहर बन गया कल की तारीख में जब एक ही दिन यहाँ के 4 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। तो उसमें शील कौशिक जी का नाम है, डॉक्टर रूप देवगुण जी का नाम है, राम कुमार निजात जी का नाम है। तो ये 4 साहित्यकार एक ही जगह से एक ही समारोह में इतने उच्च स्तरीय सम्मानों को ग्रहण करें, तो ये शहर के लिए भी बहुत ही अपना सीना चौड़ा करने की बात है। मैम मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको सम्मानित किस चीज़ के लिए किया गया था कि आप अब वो मेंशन कर दीजिए। जी, ऐसा है कि हरियाणा सरकार की जो हरियाणा साहित्य अकादमी है, वो हिंदी लेखन के लिए हर साल एक महिला का चयन करती है हरियाणा से, जिसने महिलाओं के बारे में, सशक्तिकरण के बारे में, उनसे संबंधित विषयों के बारे में लिखा हो, या एक महिला रचनाकार के नाते विविध विषयों पर, अन्य विषयों पर भी उसकी लेखनी इतनी सशक्त चली हो कि जो दमखम रखती हो। तो उस आधार पर चयन करते हुए हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी जो है, उसने ये महिला रचनाकार का मुझे श्रेष्ठ होने का एक पुरस्कार दिया है। मैम आपने लिखना कब से शुरू किया था? आप लिखने के लिए कैसे इंस्पायर हुए आपने? असल ना मेरे घर में लिखने पढ़ने का शुरू से वातावरण रहा। मेरे पापा श्री पूरन मुदगल भी बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं। वे भी 2 बार हरियाणा साहित्य अकादमी से सम्मानित हो चुके हैं और उनकी भी 15 से अधिक कृतियाँ बहुत मायने रखती हैं। वो उनके तो खैर मैं बाजू में भी नहीं हूँ, लेकिन प्रेरणा मुझे उन्हीं से मिली। उनके दोस्त मित्र मंडली आती थी और घर में गोष्ठियाँ, साहित्यिक गोष्ठियाँ लगी रहती थी। जिस तरह से कि लोग जो हैं वो खरीद के ये बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, मेरे घर में खरीद के हम डिक्शनरी लाया करते थे। डिक्शनरीज या साहित्यिक किताबें, जयशंकर प्रसाद हो, फणीश्वर नाथ रेणु हो, प्रेमचंद हो या कोई और हो, मतलब उनकी किताबें हमने खरीद के घर में पढ़ी हैं। लोग लाइब्रेरी से लेकर के आते हैं, तो पापा हर महीने ही 2-4 किताबें खरीदते थे। वो पढ़ते थे, फिर हम पढ़ते थे, तो पढ़ने की आदत पड़ गई। जो पढ़ेगा तो एक सोच डेवलप हो जाती है, चिंतन के बिंदु मिलते हैं। और मुझे तो लगता है कि किताबों में इतना खजाना भरा हुआ है कि कोई लुटेरा भी उनको लूट नहीं सकता। हम तो थोड़ा बहुत ही लूट पाते हैं, तो वो बस लूटने की आदत किताबों से जो है अपने आप को भरने की, हमें तो रस आया करता, आनंद आया करता। पढ़ने का केवल यही लक्ष्य हुआ करता कि पढ़ते पढ़ते खो जाया करते। और वहीं से फिर जो है पापा को लिखते देखते थे तो खुद भी मन करता था कि लिखें। तो मेरे पापा ही मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। ठीक है मैम, आपका इतना डेली रूटीन बहुत बिजी रहता है। आप जैसे जेसीडी विद्यापीठ के एमडी हैं, तो आपको इस डेली रूटीन में लिखने का समय कब मिलता है? देखिए, दिन तो जो है हमारा परिवार के लिए, नौकरी के लिए हो सकता है, लेकिन रात अपनी होती है। तो जब सारे काम खत्म हो जाते हैं, सूर्य देव चले जाते हैं, चांद जब चांदनी बिखेरता है और फिर सब लोग सो जाते हैं, उसके बाद हमारा जो है लिखना पढ़ना शुरू हो जाता है। तो अपना जब शौक होता है ना, तो फिर थकान भी नहीं होती, फिर व्यक्ति समय निकाल लेता है। और ऑफिस में भी मैं तो सोचती हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिलता है, मान लो 15 मिनट 20 मिनट, तो मैं 3-4 किताबें हैं अपने लैपटॉप पे खोले रखती हूँ। उसके 4 पन्ने पढ़ लिए, उसके 2 पढ़ लिए, और कुछ नहीं तो 2 निदा फाजली के शेर पढ़ लिए, राहत इंदौरी के 2 शेर पढ़ लिए। मतलब एक आदत है पढ़ने की।
मैम, जहाँ तो आप एक साइड पे महिला सशक्तिकरण की बातें करते हो और वहीं एक तरफ हरियाणा हास्य की बातें आप एकदम शुरू कर देते हो, हंसाने का लोगों को, तो वो ऐसे ऐसा क्यों? वो सभी लोग मुझे कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा विपरीत यानी कि वैमनस्यपूर्ण बात है कि कहाँ तो इतने गंभीर धीर विषय और कहाँ ठाकों की बात, कहाँ हंसी ठट्ठों की बात। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ महिलाओं का शोषण शारीरिक स्तर पे हुआ, आर्थिक स्तर पे हुआ, सामाजिक स्तर पे हुआ, वहाँ उनकी हंसी पे भी हुआ, उन्हें खुल के हंसने नहीं दिया गया। आज भी समाज उस लड़की को अच्छा मानता है जो मंद मंद मुस्काती है, जो अल्लड़ तरीके से हंसती है, और जो ठाके लगाती है, ताली बजा बजा के हंसती है, उसको हम थोड़ा सा कहते हैं कि ये तो बिल्कुल इसको मैनर्स नहीं है, इसे सभ्यता नहीं है इसको जो है। तो मुझे हमेशा यही लगता था कि जब लड़के, जब आदमी ऐसे ठाके लगा के पूरा मुंह खोल के अपनी बतीसी दिखा सकते हैं, हंसी ठट्ठे कर सकते हैं, तो हम महिलाएं क्यों नहीं कर सकते। तो मेरे पापा तो बहुत ज़ोर से हंसते थे, इस कमरे में हंसते थे तो दूसरे में आवाज़ आती थी, तो उनकी नकल में मैं भी हंसती थी और मेरी भी ज़ोर ज़ोर से हंसने की आदत पड़ गई। नतीजा ये हुआ कि मुझे मुस्कुराना ही नहीं आया, सीधा छलांग लगाई मैंने और मुझे ठाके लगाने आ गए जो है। तो इसीलिए मैंने मखौल पे मैंने 6 किताबें लिखी हैं, चौपाल के मखौल, चौपाल के चाले, चौपाल पे टब्बर टोल, चौपाल पे ताऊ, मतलब सब हरियाणवी हास्य के अनेक रूप हैं, अनेक किरदार हैं उसमें जो अपने अपने तरीके से हंसाते हैं। और उसके पीछे मकसद यही था कि ये नहीं था कि केवल औरतों को हंसाने के लिए, महिलाओं को नहीं, ऐसा नहीं था कि मतलब हंसी का वो क्षेत्र जो एक उसके बाहर जो एक बाड़ लगी हुई है कि वो पुरुषों का ही है, उसमें छलांग लगा करके मैंने हंसी की बात करनी थी कि भाई सभी हंसो, मर्द भी हंसे, औरतें भी हंसे, बेटे भी हंसे, बेटियां भी हंसे। तो यही लक्ष्य था। यस मैम। मैम, जैसे जो हमारे युवा हैं जो अभी सोच रहे हैं राइटर बनने का या आगे कुछ लिखने का, उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे उनको? हाँ, उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि जब अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं और लिखना चाहते ज़रूर हैं तो आप पहले पढ़ें। बस यही दिक्कत है कि हमने पढ़ा नहीं है, हम पढ़ ही नहीं रहे। ये जो व्हाट्सएप के मैसेज हैं या फेसबुक के मैसेज हैं, ये कोई साहित्य नहीं है। तो आप साहित्यिक जो क्लासिक्स हैं, अच्छी किताबें हैं, अच्छे लेखक हैं, उनके जो कृत्य उन्होंने हमें प्रदान किए हैं साहित्य जगत में, उनको पढ़ें, खंगालें, और फिर आपके पास शब्दावली आएगी, भाव विचारों की एक तन्मयता आएगी, एक लय पैदा होगी और आपकी कलम फिर सटासट लिखना शुरू कर देगी। और पहले आप एक ही पेज लिखें ना, अगर आप रोज़ाना भी एक पेज लिखेंगे और महीने में 5 दिन छोड़ भी देंगे तो 25 पेज आपके एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल हैव 25 पेजेस, 25 पृष्ठ हो जाएंगे आपके। रोज़ाना इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है और रोज़ाना बहुत शब्दों को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक शब्द रोज़ का नया सीख लें बस, और 1 साल तक 365 जिसके पास नए नए शब्द हैं वह लिखने में भी पारंगत हो जाएगा, बोलने में भी हो जाएगा, और साहित्य ही है जो हमें जीवित रख सकता है। नहीं तो जैसे हम यूक्रेन में देख रहे हैं ना, उस आदमी को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे तोपें चला रहे हैं, बम फेंक रहे हैं। अगर कहीं कविता उसके जहन में होती, कोमलता होती, कोई प्रेम मोहब्बत की बातें होती, कहीं बैठने का सिलसिला होता, तो चाहे रशिया हो और चाहे यूक्रेन 10 बार सोचते कि बम नहीं, एक गोली भी चलाऊं कि नहीं चलाऊं। कहानी, गज़लें, कविताएं ये मरहम हैं, हमारी आत्मा को दुत्कारती नहीं है उनको, बल्कि पुचकारती हैं। और ये बम जो है हमारी आत्मा को दुत्कारते हैं। तो हमारी आत्मा से जुड़ने वाली जो रचनाएं हैं उनकी तरफ बढ़ें, अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा युवा इसलिए भी अग्रेसिव हो रहा है मैम कि उसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। यस मैम। ख़ासतौर से साहित्य में एक नज़ाकत है, एक जुड़ाव का भाव है। 2 लाइनें पढ़ के, मैंने अभी 2 लाइनें कोई इनसे पढ़ी थी कि तेरा दिल कांच का टुकड़ा और मैं नंगे पाँव, कि छोटे से शब्दों में कितनी बड़ी बात एक प्रियतम की बेबसी की कही गई है। तो ये साहित्य जो है हमें बहुत उन्नयन करता है, हमारी आत्मा को बहुत सहलाता है। तो साहित्य से जुड़े और हमेशा
रचनाओं के माध्यम से कुछ ना कुछ जागरूकता के बीज बिंदु लेकर के बिखेरते रहें, औरों की उत्थान की सोचें।